बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे दरमियान अरसलान रज़ा मौजूद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में लम्स यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन हासिल की, फिर मुख्तलिफ कंपनीज से पाकिस्तान में काम किया और इस वक्त कनाडा के अंदर एक कंपनी के अंदर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन पे काम कर रहे हैं। तो इनकी पूरी जर्नी को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो अरसलान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। Welcome. Thank you, Raza, for having me. अच्छा अरसलान, सबसे पहले थोड़ा सा शॉर्टली बताएं हमें कि आप कराची के किस एरिया में रहते थे और अपनी एजुकेशन आपने कहाँ से हासिल की। फिर इधर आपने ओ लेवल्स पढ़ा या जो मेट्रिकुलेशन का सिस्टम होता है उससे पढ़ा, और फिर कौन सी वहाँ से लेके अपनी यूनिवर्सिटी तक का सफ़र बताएं। यार एज ए समरी अगर मैं बताऊं तो मेरा ताल्लुक कराची में गुलिस्तान जौहर से है। मेरा मैट्रिक जो था वो मैंने आखान बोर्ड से किया था। उसके बाद मैंने अपना इंटर किया फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज। आफ्टर दैट आई वेंट टू लम्स। लम्स से आई कंप्लीटेड माई बैचलर्स इन मैनेजमेंट साइंस। लम्स से 4 साल की डिग्री के बाद वापस मैं कराची आ गया। आई वर्क फॉर द JS बैंक के लिए मैंने काम किया फॉर 6 months। आफ्टर दैट आई वर्क फॉर दराज फॉर अबाउट 2.5 years। दराज में और आपका मेरा बैचलर्स रोल किस फील्ड में था? मेरा बैचलर्स था इन मैनेजमेंट साइंस। तो लम्स के बिजनेस स्कूल, सुलेमान दाऊद बिजनेस स्कूल में इन मैनेजमेंट साइंस। उसके बाद अगेन कराची कराची में मैंने जॉब स्टार्ट की इन JS बैंक एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी। वहाँ पे 6-7 महीने काम करने के बाद आई वेंट टू दराज। दराज में आई वाज वर्किंग एज अ CRM बिजनेस एनालिस्ट, कस्टमर रिटेंशन मार्केटिंग। उस दराज में मैंने काम किया फॉर अबाउट 2.5 years। उसके बाद आई जॉइंड बयूथ विच इज़ अ दुबई बेस्ड कंपनी। तो वहाँ पे माई रोल वॉज अगेन कस्टमर लाइफ साइकिल मार्केटिंग। बयूथ के लिए मैंने काम किया फॉर अबाउट 6 to 7 months। और इसके बाद आई आई मूव टू कनाडा। कनाडा में आई मूव टू वैनकूवर। मैं कंप्लीट माई मास्टर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। तो सही सही। अरसलान, लास्ट हम मंथ। थोड़ा सा जो है वो आपके मास्टर्स के डिसीजन और बैचलर्स के डिसीजन दोनों को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट मोटिवेटेड यू, क्योंकि कराची के अंदर भी IBA है और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बिजनेस की एक यानी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मानी जा रही है। सो व्हाई डिड यू चूज फर्स्ट ऑफ ऑल लम्स, और फिर दूसरा कि कनाडा और कनाडा के अंदर ये स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ की क्या वर्थ है, और ये स्पेसिफिकली ये दोनों डिसीजंस किस चीज़ के ऊपर ड्रिवन थे? लम्स वर्सेस IBA बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। बट लम्स वर्सेस IBA काफी बड़ी डिबेट है। दोनों ऑप्शंस थे मेरे पास। ऑब्वियसली दोनों जगह एडमिशंस थे मेरे पास। IBA का एक बहुत बड़ा रीजन, लाइक अ बिग प्रो फॉर IBA इज कि IBA का alumni नेटवर्क इज बिगर हिस्टोरिकली। IBA का नाम, लाइक ब्रांड नेम इज बिगर, हैज बीन बिगर जनरली। लेकिन लम्स में रिसेंटली लम्स हैज बीन बेटर रैंक। लम्स का बिजनेस स्कूल इज बेटर रैंक जनरली रिसेंटली। उसके अलावा लम्स की फैकल्टी रिसर्च काफी ज्यादा है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर था, आई वांटेड टू एक्सपीरियंस द हॉस्टल लाइफ और थोड़ा इंडिपेंडेंट लिविंग। तो विद स्टडीज आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए, टू ग्रो पर्सनली, आई फेल्ट कि दिस वुड बी अ बेटर ऑप्शन। तो आई वुड से पढ़ाई माइट बी एट पार, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस जो यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस है दैट आई बिलीव लम्स का बेहतर है। तो इस वजह से इन शॉर्ट आई चूज लम्स। ऑब्वियसली बहुत बड़ी डिबेट है तो उस पर हम कभी और बात कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग मास्टर्स, मास्टर्स का डिसीजन भी काफी ज्यादा सोच समझ के लिया। शुरू में आई वाज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स यूरोप। मैं फ्रांस, इटली, और इससे पहले एक स्टेप पहले कि आई हैड वेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कि मुझे मास्टर्स करना था इन बिजनेस एनालिटिक्स स्लैश डेटा साइंस। तो ये मेरी बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी, जो जनरली पहली मेरी अप्रोच ये थी कि ग्लोबली जो बेटर रैंक प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे अप्लाई करूँ। बेटर रैंक प्रोग्राम्स वर इन फ्रांस और इटली मेनली। तो पहले मैं वहाँ अप्लाई कर रहा था, मैंने एप्लीकेशन भी सबमिट की, मेरा एडमिशन भी हुआ। बट एट अ वेरी लेटर स्टेज मैंने कनाडा मूव करने का डिसीजन किया। अब उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। उसका रीजन नंबर वन वुड बी, मतलब इनफैक्ट मैंने एक सेकेंड दो। तो या नंबर वन, कनाडा का रीजन ये था कि आई वांटेड टू मूव टू एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। तो अब ऑल्दो यूरोप is generally a good market, studies wise institutions are very highly ranked, but
eventually I decided that it would be more difficult from a job point of view agar if I move to a non English speaking country. So that is one reason for moving to Canada. उसके अलावा English speaking countries में you have America, you have Canada and you have Australia. अब इन तीनों के अंदर I found Canada better in terms of के the programs were good ranked university, the universities are well ranked, also the masters are very affordable. अगर मैं इन तीनों countries को compare करूँ, US, Australia और Canada, my research said के Canada is more affordable. This was reason number 2. And reason number 3 is कि जो PR, permanent residency and जो work visa का जो process है, that is the most easiest, I believe, in Canada. तो ये 3-4 मेन रीजन थे जिसकी वजह से मैंने कनाडा डिसाइड किया. एंड देन जब कनाडा डिसाइड किया तो मेरा स्पेसिफिक प्रोग्राम इट वाज ओनली बीन ऑफर्ड बाय फोर यूनिवर्सिटीज. यूबीसी था, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, आईवी बिजनेस स्कूल है एक, और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल. उस वक्त इन 4 यूनिवर्सिटीज में था, और में भी आ गया. एंड आउट ऑफ दीज 4 again best ranked was UBC. Also Vancouver as a city is a very good city to live in. वेदर यहाँ पे बहुत अच्छा है. कनाडा का एक बहुत बड़ा मसला यही है कि वेदर का प्रॉब्लम है. बट वैंकूवर में इट रेयरली स्नोज. साल में एक हफ्ते मुश्किल से बर्फ होती है. So all these points were in consideration. उसके बाद UBC decide किया. सही. अच्छा अरसलान, अगर थोड़ा सा प्रोसेस को समझने के लिए, तो आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कौन से ईयर में आए थे कनाडा, और अगर पूरा प्रोसेस अगर हम समझे कि सबसे पहले क्या करना होता है, एप्लीकेशंस किस तरह की जाती हैं, फिर प्रोसेस क्या होता है, फिर फीस तकरीबन कितनी होती है, एंड आइदर इफ यू गॉट एनी स्कॉलरशिप तो स्कॉलरशिप के क्या प्रोसीजर्स होते हैं, और फिर आपका कनाडा पहुंचने तक का सफर. इसको क्वेश्चन को ब्रेक करके मैं चलता हूँ. सबसे पहले अगर ओवरऑल प्रोसेस की बात की जाए तो एक सबसे बड़ा जो टाइम आपका लगता है वो आपका लगना चाहिए इन योर रिसर्च. तो रिसर्च वाला जो फेज है आपका, दैट शुड स्टार्ट समवेयर इन सितंबर या उससे भी पहले. आई वुड से अगस्त सितंबर में आप रिसर्च करें कौन सी यूनिवर्सिटीज अप्लाई करना है, अज्यूमिंग उसके बाद आपने जो भी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर ली. तो जो एक्चुअल प्रोसेस है वो स्टार्ट आपका टेक्निकली हो जाना चाहिए फ्रॉम दिसंबर. तो हर यूनिवर्सिटीज की, अब मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज की एडमिशंस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो होते हैं वो फेजेस में होते हैं. सो लाइक फेज 1, फेज 2 टिल गो. पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस होगा जिसके अंदर यू विल हैव टू एंटर ऑल योर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, वर्क डिटेल्स. कुछ यूनिवर्सिटीज में यू विल हैव टू अपलोड योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं होता. इनफैक्ट दे हैव सर्टेन क्वेश्चंस जिसको आपने आंसर करना होता है. फॉर एग्जांपल, व्हाई डू यू वांट टू स्टडी एट यूबीसी, या व्हाट वैल्यू डू यू ब्रिंग टू आवर प्रोग्राम. इस तरह के कुछ क्वेश्चन होंगे. आपको ओवरऑल अपनी प्रोफाइल देनी होगी. देन सम यूनिवर्सिटीज में there is a requirement of giving your GRE/GMAT. कुछ में नहीं होती. अब obviously it depends a lot कि आपकी फील्ड क्या है, अपने बिजनेस में जाना है, इंजीनियरिंग या फिर कोई सोशल साइंसेज या कुछ लाइक आर्ट्स में, whatever. बट GRE/GMAT में कहीं रिक्वायरमेंट होगी, कहीं नहीं होगी. इट्स नॉट मैंडेटरी. देन सेम गोज फॉर IELTS. कुछ यूनिवर्सिटीज में IELTS की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज में रिक्वायरमेंट नहीं होती. जिन यूनिवर्सिटीज में रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऑल्टरनेटिवली दे आस्क फॉर a proof that you know English. उसमें मैंने जो अपना प्रोसेस किया था उसमें लम्प से you get a letter of medium of instructions जिसमें the university basically gives you a letter जिसमें they certify that okay your undergrad was in English. तो कुछ यूनिवर्सिटीज में वो चल जाता है. तो UBC में I did not have to give IELTS. All in all process आपका in summary, application fee, application form, GRE, IELTS, ये सारी चीजें दे दी आपने, एंड देन यू सबमिट योर एप्लीकेशन. अब अगेन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, बट सम यूनिवर्सिटीज जस्ट गिव यू एन एडमिशन बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन. बट कुछ जगह इंटरव्यू होता है, कुछ जगह आपको वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करनी होती है.
उसके बाद ऑब्वियसली प्रोसेस डिफर करता है, बट वंस ऑल दिस इज डन और जब आपको ऑफर लेटर मिल स्टडी परमिट अप्लाई करने के लिए आप कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है आईआरसीसी, आईआरसीसी पे जाके आप, एक पूरा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है, किसी और दिन डिस्कस कर सकते हैं, बट आईआरसीसी के ऊपर आप अपना अकाउंट बनाते हैं, स्टडी वीजा के लिए अप्लाई, स्टडी परमिट इज योर स्टडी वीजा बेसिकली, स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। उसकी भी दो स्ट्रीम्स हैं, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम और नॉन एसडीएस, लाइक नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। मेरा प्रोसेस वाज थ्रू नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। अगेन इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको कैनेडियन गवर्नमेंट को देनी होती है। मेन उनको प्रूफ करना होता है कि यू विल रिटर्न बैक टू पाकिस्तान पढ़ने के बाद, अपनी पूरी अच्छा। एप्लीकेशन। सही है। सही है। मतलब आप पढ़ने आएंगे, आप जॉब करेंगे, या आप सिर्फ पढ़ने आएंगे, आप वापस चले जाएंगे, ये प्रूफ करना है कि आप यहाँ पे पीआर के लिए नहीं आ रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, बिकॉज इट्स योर स्टडी परमिट एप्लीकेशन। इस बेसिस पे काफी लोगों का हम्म, रिजेक्ट होता हाँ। है, जिसके लिए ऑब्वियसली बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन यू कैन अपलोड एज प्रूफ। इस पे अगर एक अगेन एक और बहुत लंबा डिस्कशन है। आफ्टर योर स्टडी परमिट इज डन, स्टडी परमिट में आपको मेडिकल भी देना होगा। ये प्रोसेस आपका आइडियली 20 डेज से लेके लाइक 7-8 महीने भी लग सकते हैं, ओ। डिपेंडिंग ऑन। हाँ मतलब स्पेसिफिकली बिकॉज मैंने अप्लाई किया था कोविड के टाइम पे, हम्म। तो उस वक्त लोगों के बहुत डेज चल रहे थे कैनेडियन गवर्नमेंट की साइड से, बट लकीली आई गॉट माई वीजा इन 20 वर्किंग डेज। लेकिन कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जिनको 7-7 महीने वेट करना पड़ा था, प्रोग्राम डिफर करना पड़ा था, या फिर विदड्रॉ भी करना पड़ा था। बट जनरली कैनेडियन वीजा इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू गेट, अगर आप अपनी एप्लीकेशन सही तरह बनाए। तो वीजा आ गया, जब आपका वीजा आ जाएगा फिर तो आपने बस फ्लाइट बुक करानी है और आपने आ जाना है। बट आइडियली जस्ट ट्राई के अप्लाई करने से पहले पासपोर्ट आपका रिसेंटली रिन्यूड हो, ताकि आपको ये वाला मसला ना हो। सही। अच्छा, मेरा अब तो इसमें एक क्वेश्चन बन रहा है कि एक हम्म, तो मास्टर्स की ड्यूरेशन उमूमन क्या होती है, क्योंकि यूके के अंदर मास्टर्स फॉर एग्जांपल 1 साल का है। सही है। हम्म, अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया देखते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर 2 साल का होता है। यूएस में ऑप्शंस हैं बट वहाँ पे भी 2 साल का ज़्यादातर होता है। सो कनाडा के बारे में बताएं एक तो, कि मास्टर्स की ड्यूरेशन यूजुअली कितनी होती है, एंड फिर उसके बाद हर देर एनी स्कॉलरशिप्स या ऐसी कोई चीज़, और टोटल फीस यूजुअली यानी एक एवरेज यूनिवर्सिटी में फीस कितनी होती है, और उसको अगर आप ब्रेक डाउन करके बताना चाहें कि शुरू में इतनी देनी है फिर उसके बाद कितनी देनी है, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी होती है नहीं। सही है। ड्यूरेशन ठीक है। हाँ सो कनाडा में दोनों तरह के मास्टर्स हैं। एक माई मास्टर्स वर 1 ईयर मास्टर्स, बट 2 साल के भी होते हैं। तो महीने का प्रोग्राम है, तो आपको 12 महीने का वर्क वीजा मिलेगा। लेकिन अगर आपका 18 महीने से ज्यादा का प्रोग्राम है, लाइक 1.5 साल से ज्यादा का प्रोग्राम है, तो आपको 3 साल का वर्क वीजा मिलेगा। तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, जब भी आप मतलब जब भी प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट कर रहे हो। आई वुड सजेस्ट एवरीबडी टू गो फॉर अ मास्टर्स जो 1.5 साल से ज्यादा का हो। मेरा 1 साल का था, बट मेरा एक्सेलरेटेड था, तो मुझे इसलिए 3 साल का वर्क वीजा मिल गया। बट इट्स अ वेरी रिस्की थिंग। आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि 1.5 साल से ज्यादा का मास्टर्स करें। तो दैट्स वन थिंग। ऑल्सो ये डिपेंड करता है डिग्री ड्यूरेशन ऑन योर प्रोग्राम। इंजीनियरिंग डिग्री ज्यादातर 2 साल की होती हैं, जल्दी की कम होती हैं, बट बिजनेस प्रोग्राम्स या आर्ट्स प्रोग्राम्स 1 साल के भी होते हैं। इसके साथ फीस की जो डिस्कशन है, फीस भी अगेन डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, ऑल्सो इफ इट्स अ बिजनेस डिग्री और इफ इट्स अ इंजीनियरिंग डिग्री। बिजनेस डिग्री के अंदर बिजनेस स्कूल्स जनरली आर वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप टॉप टीयर स्कूल टारगेट करते हैं, फॉर एग्जांपल यूबीसी, मैकगिल, वाटरलू, आपका यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, तो आपकी फीस वुड बी, एक साल की फीस वुड बी अराउंड $60,000 कैनेडियन डॉलर्स। ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अब यही टॉप टीयर यूनिवर्सिटीज में अगर आप इंजीनियरिंग की साइड जाते हैं,
तो $15,000 $20,000 आपकी एनुअल फी बन जाती है। अब ऑब्वियसली ये मैं बहुत एवरेज और जनरल बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स में ज्यादा और कम भी होते हैं। अगर रिसर्च बेस्ड, इंजीनियरिंग में भी दो टाइप के प्रोग्राम हैं, कुछ रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ अप्लाइड होते हैं। तो रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स आर जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट जनरली, बट अप्लाइड वाले अगेन इसमें $20,000 $15,000 इस तरह की इनकी फीस स्ट्रक्चर है। स्कॉलरशिप्स की जहाँ तक बात है, बिजनेस स्कूल में स्कॉलरशिप्स मिलना इज वेरी रेयर, नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से मिलती है अगर मिल जाए। और इंजीनियरिंग में मिल जाती है बट अगेन इट्स नॉट इजी। इसमें मेरी नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं है, आई विल एग्री। तो इट्स बेटर कि आप लोग अपनी रिसर्च कंप्लीट करें, बट सही, डू क्योंकि नॉट मैंने ट्रस्ट मास्टर्स के कुछ लोगों से ऐसी मुलाकात हुई कि जिन्होंने पूरा मास्टर्स अपना कनाडा में फ्री में किया है, बट दे हैव बीन, यानी उन्होंने कोई रिसर्च किसी एग्जैक्टली यानी किसी टीचर के साथ रिसर्च की और मिलके फिर उनका पूरा टाइम उन्हीं के साथ वो हुआ, और 2 साल का आई थिंक कुछ मास्टर्स होता है, एग्जैक्टली एंड एवरीथिंग वाज डन बाय द यूनिवर्सिटी। सो वो एक पॉसिबिलिटी है फॉर दोज पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड। बट लेकिन ये जो आप पूरा बता रहे हैं इसमें तकरीबन फीस देनी ही है। एंड अनदर क्वेश्चन कम्स कि वहाँ पे जब आप यूनिवर्सिटी टाइम में पढ़ रहे हैं, सो हाउ मच वर्क इज अलाउड, 20 आवर्स है, फुल टाइम है, एंड एक बंदा उमूमन कितना कमा सकता है कि वो अपने वहाँ पे एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकता है, या वो थोड़ी सी अपनी फीस भी निकाल सकता है वहाँ पे। हाँ। अच्छा, वर्क एज अ स्टूडेंट में ये सीन है कि इफ यू आर अ फुल टाइम स्टूडेंट यू कैन वर्क ऑन कैंपस फॉर अनलिमिटेड आवर्स, ठीक है। ओके। बट इफ यू कैन वर्क ऑफ कैंपस फॉर 20 आवर्स अ वीक मैक्सिमम, सही है। इन जनरल ये रूल है। रिसेंटली आज ही एक नई पॉलिसी आई है जिसमें उन्होंने देव लिफ्टेड द 20 आवर रूल, तो वो भी लाइक आई थिंक 40 हो गया या अनलिमिटेड हो गया, आई एम नॉट वेरी श्योर। बट इन जनरल 20 ऑफ कैंपस, और अगर आप ऑन कैंपस जॉब है तो अनलिमिटेड। ऑन कैंपस जॉब में मतलब कैंपस की विसिनिटी में कोई भी जगह आप जॉब करें, कुड बी कैंपस के अंदर की जॉब जैसे टीचिंग असिस्टेंट हो गया, या फिर आप कोई लैब असिस्टेंट या वट एवर। बट इवन इफ यू आर वर्किंग ऑन अ कैंपस की फैसिलिटी पे किसी रेस्टोरेंट में या किसी इस तरह की जॉब, तो उसमें भी इट्स कंसिडर्ड ऑन कैंपस और वो भी अनलिमिटेड होता है। मैं लोगों को जानता हूँ जो कि अपनी फीस निकाल चुके हैं। इट्स नॉट द इजिएस्ट, अब डिपेंड्स कि आपकी फीस कितनी है, लेकिन आपको यहाँ पे $17 एन आवर की जॉब मिल जाती है। सही है। और यहाँ पे मेरी ऑब्जर्वेशन है कि इवन पार्ट टाइम एंड ऑड जॉब जो जिनको कहते हैं हम, पार्ट टाइम जॉब पे देयर इज लेबर शॉर्टेज से, तो जॉब मिलना मसला नहीं, जॉब मिल जाती है। तो अगर आपको चाहें कि 20 आवर्स अ वीक जॉब करनी है एट $16 या $17 एन आवर, मैंने लाइक इतने में मिल जाती है डिसेंट जॉब, ओके सी जॉब। इतना मतलब 17 into 20 आपका इट्स इट्स शो शॉर्ट इनकम। आप कुछ लोग उसमें इससे अपने ज्यादा भी वहाँ काम के करते हैं। एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं, बट उसमें आप अपनी फीस ऑफ कोर्स नहीं निकाल सकते। कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो अपनी फीस निकाल रहे हैं बट हाउ इज इट somehow। पॉसिबल? फिर वो तो कुछ यार आई आपको। आई वो बेसिकली ऑन कैंपस, मेरा एक दोस्त है फॉर एग्जांपल, ही इज वर्किंग ऑन कैंपस, सो ही इज वर्किंग अ लॉट, ठीक है। तो इफ यू वांट टू ग्राइंड योरसेल्फ और आप निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता। कुछ लोग होते हैं जो हाँ, कैश जॉब्स की तरफ जाते हैं और हम्म, 20 आवर्स से ज्यादा करते हैं, दैट इज इलीगल। हाँ, आई डू उसको हम नॉट डिस्कस नहीं करते रिकमेंड हैं। दैट या। एट ऑल, आई डू नॉट हम्म, रिकमेंड दैट। हम्म, तो फीस निकालना इज नॉट इजी। इस माइंडसेट से कोई इस प्लानिंग से ना आए कि भाई मैं फीस खुद हम्म, निकालूंगा। हाँ, अगर निकल गई दैट्स अ बोनस, बट इस प्लानिंग से नहीं हम्म, आना। सही, लिविंग निकल जाती है, लिविंग से ज्यादा निकलना इज नॉट इजी। सही, सही। अच्छा, एंड दिस इज फॉर अगेन ऑड जॉब्स। अगर आप फ्रीलांस कर रहे हो देन देयर इज नो आवर लिमिट एंड देन ऑब्वियसली योर इनकम विल बी मोर, ये डिपेंडिंग कि आप फ्रीलांस कहाँ से डिपेंडिंग किसके साथ कर रहे हैं। डिपेंडिंग किस तरह का काम कर रहे हो, बट या हम्म, सही। अच्छा, अब आपकी एजुकेशन तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, सो हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस, यानी जो एक्सपेक्ट किया था इसी तरह का है, और फिर हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम, यानी कि आपने लम्स में भी पढ़ा है, विच इज़ वन ऑफ द रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान। तो कोई पढ़ाई के स्टाइल में डिफरेंट लगा हो, कोई कल्चरल चेंज हो, कोई ऐसी चीजें हो जो आप बताना चाहें कि यार पाकिस्तान में इस तरीके से होता है, यहाँ पे इस तरीके से होता है, ना आई फाउंड इट गुड, और कोई ऐसी चीज जो आप कहें नहीं पाकिस्तान में ज्यादा अच्छी थी। सो इफ यू वांट टू शेयर समथिंग अबाउट दैट। UBC is obviously one of the most reputed schools in Canada.
तो द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज वेरी हाई, इंस्ट्रक्टर्स की जो क्वालिटी है दैट इज वेरी हाई, कंटेंट इज वेरी अपडेटेड, इंडस्ट्री से बहुत रेलिवेंट कंटेंट है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स काफी इन्वॉल्व हैं डिजाइनिंग द कंटेंट करिकुलम. तो in absolute terms, I would say कि UBC my experience was very good in terms of learning. उसके अलावा I mean my program was obviously it's an accelerated program. तो क्योंकि 12 महीने के अंदर मेरे पास I had no vacations, no summer break, like consecutive classes थी, 4 घंटे every day, 4 hours every day. तो it was a very hectic routine. Assignments काफी थे, जिसकी वजह से obviously it was a good learning experience. But coming from Pakistan and coming from LUMS, मतलब रगड़े की पहले से आदत है थोड़ी सी, तो इतना फील नहीं हुआ honestly because I was also working, तो उसके साथ साथ मैनेज कर लिया था. But in short, quality of education was good. I would say काफी relevant content है with regards to the changing industry of analytics. अगर मैं लम्स से कंपेयर करूं तो ऑब्वियसली लम्स यहाँ पे आके पता चलता है कि ऑब्वियसली लम्स इज आल्सो एट अ वेरी हाई लेवल. आई वुड से दैट मोर और लेस एट पार, लाइक बहुत कोई इट्स नॉट कि इतना बड़ा डिफरेंस हो. क्योंकि लम्स की सारी फैकल्टी ने सारे बाहर से पीएचडी, सारे बाहर के मास्टर्स हैं, तो द वे दे टीच इज वेरी सिमिलर टू व्हाट दे टीच हियर. ज्यादा डिफरेंस जो है वो कल्चरल डिफरेंसेस ज्यादा है. How you communicate in class, how you talk to the professors, वो different है. Then mainly I feel यही differences हैं. Then a big part of this masters is obviously international student हैं आप, तो आपका पूरा batch बहुत different demographics हैं, बहुत different areas से आए हुए हैं, तो that is another learning experience for you, क्योंकि आप different लोगों से different cultures सीखते हैं किस तरह बात करनी है, या फिर obviously ये सारी चीजें मैटर करती हैं, स्पेशली व्हेन यू वॉक इनटू अ वर्किंग लाइफ, तो वहां पे भी यू वर्क विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, तो ये एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट था. तो आई गेस दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. सही सही. अच्छा सलान, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि बहुत सारे लोग तो जाहिर है एजुकेशन हासिल करने की नीयत से आते हैं, देन दे गो बैक टू देयर होम कंट्रीज एंड सब, यानी अपने मुल्क में वापस रहना पसंद करते हैं. बट शायद बहुत सारे लोगों की इंटेंशन ये भी हो कि वहाँ आगे पासपोर्ट लेना है एंड दे वांट टू माइग्रेट टू दोस कंट्रीज. सो इसका क्या प्रोसेस है? एजुकेशन खत्म होती है, उसके बाद कोई प्रोसेस शुरू होता है एंड यू नीड अ जॉब फॉर इट, हाउ डज दैट वर्क, और फिर कितने टाइम के बाद आपको पासपोर्ट मिलता है? सही. पीआर की बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं कनाडा की. सबसे 2-3 स्ट्रीम्स का मैं जिक्र कर देता हूँ विच इज वेरी रेलिवेंट टू स्टूडेंट्स. वन ऑफ देम इज प्रोवेंशियल नॉमिनी प्रोग्राम. तो अब ये बहुत स्पेसिफिक है कैनेडियन प्रोविंसेस के. यस यस. हाँ, कैनेडियन प्रोविंसेस की कुछ स्पेसिफिक डिग्रीज होती हैं विच कम अंडर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम. सही है. फॉर एग्जांपल ब्रिटिश कोलंबिया एज अ प्रोविंस अगर मैं बात करूं, तो ब्रिटिश कोलंबिया की गवर्नमेंट ने एक लिस्ट ऑफ 50 डिग्रीज है फॉर एग्जांपल फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, हर तरह की यूनिवर्सिटीज. अगर आपने यहाँ से प्रोग्राम कोई पढ़ा है तो आपको प्रोविंशियली ब्रिटिश कोलंबिया की गवर्नमेंट विल स्पॉन्सर योर पीआर. सही है. तो एज ऑफ नाउ, जैसे मैंने भी डिग्री कंप्लीट कर ली है, माय डिग्री वाज इन पीएमपी, तो आई एम एलिजिबल टू गेट ब्रिटिश कोलंबिया की पीआर. वंस यू गेट अ ब्रिटिश कोलंबिया की पीआर, देन यू गेट 600 पॉइंट्स व्हिच विल गेट यू द कैनेडियन पीआर एज वेल. अच्छा, एक स्टेप बल्कि मैं पीछे जाके बताऊं तो ऑल इन ऑल प्रोसेस एक ही है कनाडा का. इट्स अ पॉइंट सिस्टम. सही है. So you get points for everything: your age, your education, your experience, your spouse, your family. IELTS के काफी points हैं, French language के points हैं. In the end आपके जो points होते हैं उससे आपको PR मिलती है. अब जो मैंने PMP प्रोविंशियल नॉमिनी की बात की, इससे अगर आप इसके थ्रू अगर आपने PR लेनी है तो आप जैसे मुझे 600 पॉइंट्स मिल जाएंगे ऑन टॉप ऑफ माई ऑलरेडी जितने भी मेरे पॉइंट्स थे. तो टेक्निकली PR इज गारंटी. दिस इज वन स्ट्रीम. दूसरी ईमेल्स के आपने प्रोग्राम कंप्लीट किया अपना, आपको वर्क परमिट मिला, 1 साल का मिला, 3 साल का मिला, जितना भी मिला, आपने कैनेडियन एक्सपीरियंस लिया. वंस यू हैव 1 year ऑफ कैनेडियन एक्सपीरियंस,
देन यू कैन अप्लाई थ्रू कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, ठीक है, CEC कहते हैं उसको। तो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में 1 ईयर एक्सपीरियंस एंड यू आर गुड, मतलब आपको PR मिल जाएगी, आपके पॉइंट्स इनफ हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज राउट, ठीक है। उसके अलावा फेडरल स्किल्ड वर्कर एक और FSW एक और स्ट्रीम है। उसके अंदर अगर किसी का पाकिस्तान में एक्सपीरियंस ज्यादा था और फिर वो मास्टर्स करने आए, तो उसका हो सकता है कि पाकिस्तान के पॉइंट्स, पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है या कहीं भी ग्लोबली कहीं का भी एक्सपीरियंस है, नॉन कैनेडियन एक्सपीरियंस अगर आपका है 4 साल का, 5 साल का, और आपने उसके ऊपर मास्टर्स कर लिया फ्रॉम कनाडा, देन आपके पॉइंट्स वुड बी आल्सो इनफ टू गेट अ PR, ठीक है। तो दीज आर 3 मेन स्ट्रीम्स, और बहुत सारी स्ट्रीम है इसका मैं जिक्र नहीं करूंगा, बट इन द एंड आपको इन 3 स्ट्रीम से PR मिल जाती है। अभी द स्ट्रीम आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड इज, फॉर एग्जांपल कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, 1 साल का आप एक्सपीरियंस लें, देन यू कैन अप्लाई फॉर PR। So how long does these schemes take in order to get PR? और PR का क्या मतलब है? क्या पासपोर्ट उसी वक्त मिल जाता है या then नहीं, it takes more time? बेसिकली PR इज परमानेंट रेजिडेंसी, ठीक है। Okay. तो अगर मैं नॉर्मली, आप जैसे ही पॉइंट्स इनफ हो जाते हैं, जैसे मास्टर्स मैंने कंप्लीट किया, मेरे पॉइंट्स फॉर एग्जांपल इनफ हो गए, तो मुझे 3 to 4 मंथ्स के अंदर आई कैन गेट अ PR, सही है। प्रोसेसिंग टाइम है, एलिजिबल हो गया हूँ, बस ये प्रोसेसिंग टाइम है, दिस कैन बी लेस, दिस कैन बी मोर। सिमिलरली अगर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के थ्रू कोई गया है, 1 साल उसका कैनेडियन एक्सपीरियंस पूरा हुआ, ही इज एलिजिबल, बाकी प्रोसेसिंग टाइम है। आपने बस प्रोफाइल बनानी होती है कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, IRCC पे, एंड देन व्हेनेवर यू आर एलिजिबल वो आपको ईमेल करेगी, आप दे विल इनवाइट यू कि हाँ अब आप डॉक्यूमेंट्स दे दें। Hmm. तो दिस कैन टेक फ्रॉम 2 मंथ्स to 6 months, ऑब्वियसली प्रोसेसिंग टाइम पे डिपेंड करता है। एंड Hmm. दिस इज परमानेंट रेजिडेंसी, इसका मतलब है कि आई कैन स्टे इन कनाडा फॉर एवर एंड वर्क फॉर एवर। Hmm. कुछ छोटी छोटी कंडीशन है कि आप कनाडा से बाहर इतने साल नहीं रह सकते, इस तरह की कुछ कंडीशन है, बट जनरली यू डोंट नीड एनी अदर डॉक्यूमेंट। यू विल बी ऑल्सो यू विल ऑल्सो गेट सम हेल्थ बेनिफिट्स, और कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं ऑफ बीइंग अ परमानेंट रेजिडेंट। पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट के लिए बेसिकली आपको 3 इयर्स का काउंटर पूरा करना है, ठीक है। 3 इयर्स ऑफ स्टेइंग इन कनाडा। अब ये स्टेइंग इन कनाडा जो है आपका PR आने के बाद, ये आपका काउंट होता है पूरा। फॉर एग्जाम्पल PR आने के बाद आपने 1 साल का वर्क, 2 साल कर लिए, इनफैक्ट PR आने के बाद आप 3 साल अगर रुक गए तो आपको PR पासपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका 1 साल का प्रोग्राम था, तो आप उसके बाद आपने 6 महीने काम किया, फिर आपकी PR आई, तो आपका 1.5 साल PR से पहले का प्रोसेस है, और उसके बाद का जो भी टाइम है, तो PR से पहले जितना भी आपने टाइम स्पेंड किया इन कनाडा वो हाफ काउंट होता है, Okay, हाफ ठीक है। काउंट होता है। वो हाफ काउंट होता है, तो अगर आपका 1 साल की डिग्री थी तो 6 मंथ्स काउंट होगी। हम्म। अगर आपने 1 साल की डिग्री के बाद 1 साल एक्सपीरियंस भी ले लिया, तो 2 साल में से वो 1 साल काउंट होगा। तो PR आने के बाद आपको 3 - वट एवर दैट अमाउंट इज वो आपको ओके। लानी पड़ेगी, देन यूल बी एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप, और फिर उसका जो भी प्रोसेस है, टेस्ट होता है, और उसके बाद यूल बी एलिजिबल फॉर द पासपोर्ट। तो सही। ये प्रोसेस है पासपोर्ट। सही। तो अरसलान, आप तकरीबन वहाँ पे एक अच्छे खासे टाइम से, हाउ लाइकली इज इट पॉसिबल कि एक बच्चा जो मास्टर्स करने आता है ही गेट्स दीस अपॉर्चुनिटीज एंड गेट्स इनटू जॉब्स? यानी नॉट, हम सिर्फ उन बच्चों की बात नहीं करें जो बहुत टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान से जाते हैं, बल्कि अगर कोई यानी नॉर्मल किस्म की यूनिवर्सिटी से भी जा रहा है एंड ही इज गोइंग टू नॉट अ वेरी हाई यूनिवर्सिटी, यानी हाईली रैंक यूनिवर्सिटी इन कनाडा, सो हाउ लाइकली इज इट पॉसिबल कि उसको जॉब भी मिल जाएगी, PR भी मिल जाएगा एंड देन ही गेट सक्सेसफुल? यानी आपके सामने ऐसी मिसालें कितनी हैं कि यू थिंक कि 100% लोग वहां रुक जाते हैं, या 50% रुकते हैं, 80% रुकते हैं? कोई ऐसी एक रफ आइडिया, एक रफ एस्टिमेट आपके जहन में जो? जॉब्स का मैंने इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देखा इन कनाडा, जितने मैं लोगों को जानता हूँ, कोई ना कोई जॉब्स कर ही रहे हैं। इट डजंट हैव टू बी कि वो कोई बहुत गूगल में जॉब कर रहे हैं आप, लेकिन हर तरह की जॉब्स हैं। और मैं सबको जानता हूँ, काफी लोग बहुत नॉर्मल जॉब्स कर रहे हैं, 20 साल से 30 साल से यहीं पे जॉब्स कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक जॉब इज अ बिग प्रॉब्लम इन कनाडा। ऑब्वियसली पे एक अलग डिस्कशन है, कंपेयर करो अगर आप डिफरेंट कंट्रीज से, बट जनरली जॉब्स का मसला नहीं है। PR और पासपोर्ट
सबको मिल जाता है, अनलेस कोई आपका कोई बहुत ही मेजर मसला है या कोई क्राइम में आपका नाम आ गया सही 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 है, सही इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम बेसिकली। सही। अच्छा, एक आम तस्वुर है, ये मे बी आई एम रॉन्ग, बट ज्यादातर लोग कनाडा से पीआर लेते हैं, दे ट्राई टू मूव टूवर्ड्स यूएस। सो इसकी आप मेजर रीजन क्या देखते हैं? आइदर के सैलरीज का है या फिर वेदर कंडीशंस वहाँ की एक्सट्रीम है, ये एक रीजन है। बट व्हाई डू पीपल टेंड टू मूव फ्रॉम कनाडा टू यूएस? और फिर आप थोड़ा सा डिस्कस करें हाउ आर द जॉब कंडीशंस, और जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, इट्स नॉट यानी फुली आईटी टेक्नोलॉजी वाला रोल भी नहीं है, बट इट्स समहाउ लिंक्ड विद डेटा एनालिटिक्स, फिर थोड़ा सा डिजिटल उसमें टच भी है। सो व्हाट एग्जैक्टली रोल यू आर, और फिर उसकी वहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंस है, इसको थोड़ा सा कनेक्ट करें। अच्छा सवाल है। आई थिंक यूएस जाने का सबसे बड़ा रीजन है जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। ऑब्वियसली यूएस इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो उसमें कोई देयर इज नो सेकंड ओपिनियन ऑन दिस। मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि सबसे ज्यादा रीजन जाने का है कि एक तो जॉब ज्यादा हैं, देन सैलरीज आर हायर कंपेयर टू कनाडा। एक और रीजन है इसके, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज अ बिट लेस इन अच्छा। यूएस ओके। कंपेयर टू कनाडा। कनाडा इज एक्सपेंसिव, स्पेशली अगर आप इफ यू आर लिविंग इन मेजर सिटीज जैसे टोरंटो में या आपके वैंकूवर हो गया, तो दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव रेंट्स। टॉप टॉप 10 सिटीज में आई थिंक आते हैं इन टर्म्स अच्छा। ऑफ रेंट्स, तो इट्स नॉट इजी। टैक्सेस ज्यादा है कनाडा में बिकॉज कनाडा इज अ सोशल वेलफेयर स्टेट, रिटायरमेंट बेनिफिट्स इतने ज्यादा होते हैं। तो हम्म। इस वजह से फिर लाइक आपकी ऑब्वियसली जो डिस्पोजेबल इनकम होती है इट्स नॉट टू हाई। जस्ट दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन यूएस जाने का। तो और व्हेन इट कम्स टू माय फील्ड, यहाँ पे काफी अपॉर्चुनिटीज हैं कनाडा में। ऑब्वियसली आई जस्ट फिनिश माय मास्टर्स, तो जॉब वगैरह पे अप्लाई कर रहा था। अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, स्पेशली इन द टेक इंडस्ट्री। कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो काफी अच्छी हैं यहाँ पे। टेक इज गुड, ऑयल एंड गैस इज गुड, सर्टेन इंजीनियरिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज आर गुड, मेडिकल इज रियली गुड, किसी का अगर उसमें इंटरेस्ट है, काफी हाई पेइंग जॉब्स हैं। But it is no, there is no comparison to US. US is obviously tech companies ज़्यादा हैं, Silicon Valley वहीं पर है, most of the tech companies are there. तो obviously this is one big reason why people move to the US from Canada. Passport लेने के बाद there are schemes through which people move. बहुत आसान नहीं है, but it's easier than applying from Pakistan, for example. सही सही। अच्छा, अरसलान, इसको हम रैपअप की तरफ लेके चलते हैं। सो अगर पाकिस्तान में इस वक्त कोई आपको सुन रहा है एंड एंड दे लुकिंग फॉरवर्ड टू, यानी इसी तरीके से वो मास्टर्स करके आना चाह रहे हैं कनाडा, कोई ऐसी चीज़ जो थ्रू आउट द डिस्कशन रह गई हो जो आप शेयर करना चाहें, या कोई ऐसा थ्रू आउट द प्रोसेस आपने कोई ऐसी बात सीखी हो, समझी हो कि यार दिस इज़ वन थिंग कि आप अगर करेंगे सो यू हैव अ बेटर चांस, या इजी हो जाएगा आपका प्रोसेस, एनीथिंग यू वांट टू शेयर, प्लीज डू दैट। आई वुड से कि जो मैंने ऑब्वियसली अगर पॉइंट इज टू इमिग्रेट टू सम कंट्री, आई वुड से अगेन गो फॉर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज मेनली, जिसमें आपका यूके, कनाडा, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया आर द मेजर वंस। ये गलती ना करें, काफी लोग करते हैं कि फ्री में आपको मास्टर्स मिल रहा है तो आप चले गए यूरोप की रैंडम सिटीज या रैंडम कंट्रीज। पढ़ाई नो डाउट बहुत अच्छी होगी, देयर इज नो डाउट ऑन दैट, बट इफ योर पर्पज इज टू इमिग्रेट देन इट इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, आई फील। दूसरा मैं पॉइंट जो मुझे बाद में रियलाइज हुआ, मतलब माय डिग्री कम्स अंडर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। आई डिड नॉट नो दिस एग्जिस्टेड। मतलब अगर आप कनाडा मास्टर्स करना चाह रहे हैं तो इट इज अ वेरी स्मूथ स्ट्रीम कि आप हर एक प्रोविंस की, यू गूगल के भाई इस प्रोविंस की, फॉर एग्जांपल ओंटारियो की या ब्रिटिश कोलंबिया की कौन सी डिग्रीज हैं विच कम अंडर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, और अगर आप उसके थ्रू आएंगे तो यू आर टेक्निकली गारंटीड अ पीआर। मतलब आपको सोचना नहीं पड़ेगा यार मेरे पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं जो भी। तो गो थ्रू दिस स्ट्रीम, इट्स अ वेरी सेफ स्ट्रीम। बाकी बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, लाइक लेट मी नो, लिंक्डइन पे यू कैन फॉलो मी और आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। सही सही है अरसलान, थैंक यू सो मच। आप माशाल्लाह एक पाकिस्तान में भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपका कंपनीज के अंदर, और फिर यू आर डूइंग ग्रेट अपनी फील्ड में वहाँ पे भी, इस यंग एज में माशाल्लाह यू हैव अचीव्ड अ लॉट। इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें, जहाँ जाएं जिस तरीके से रहें,
आगे बढ़ते रहें। और आई नो कि यू हैव बीन हेल्पिंग पीपल। और अगर अभी भी कोई रीच आउट करना चाहे, विल शेयर हिज लिंक्डइन प्रोफाइल। तो इफ पीपल वांट टू रीच आउट टू हिम, यू कैन ऑलवेज आस्क हिम एंड ही वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाब करे। अगर शो अच्छा लगा हो तो चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।